डीएम साहब अपने काफिले के साथ, उसमें पुलिस वाले के गाड़ी, ऑफिसर्स के गाड़ी और भी सारे कई गाड़ियों के साथ अपने निर्धारित जगह पर एक निर्धारित रास्ते के द्वारा जा रहा होता है। अचानक उस शहर में घुसते ही उन्हें एक याद ताजा हो जाती है और ताजा होने से चौराहे पर एकाएक, जहां पर पहले से रुकने की कोई योजना नहीं होती है, वहां गाड़ी रुकवा दी जाती है। डीएम साहब का आदेश होता है, ड्राइवर गाड़ी रोक देती है। डीएम साहब खुद उस गाड़ी से निकलता है और कुछ कदम पैदल चलता है और एक बूढ़े व्यक्ति जो दूसरे के जूतों में पॉलिश कर रहा होता है वहां जाकर रुक जाती है। दोस्तों, रुकने के साथ साथ डीएम साहब नीचे झुकता है और बूढ़े के पैर छू लेता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। बूढ़े के चेहरे पर एक अच्छी खासी स्माइल होता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। लेकिन यहां तक कोई परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन जो लोग आसपास थे पूरे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जितने पुलिस वाले उनके ऑफिसर्स थे सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और जानने की इच्छा करते हैं कि आखिर डीएम साहब ने जो अभी कार्य किए हैं आखिर क्यों किए हैं, किस लिए किए। एक बेहद ही साधारण और दिखने से भी बहुत ज्यादा अच्छे लोग नहीं लग रहे हैं, बल्कि उसके काम से ही पता चलता है कि वो कितने साधारण व्यक्ति है। लेकिन एक जिला का अधिकारी, एक कलेक्टर उनका पैर क्यों छू लिया। उनके ऑफिसर्स भी, पुलिस वाले भी और आसपास के लोग भी हैरान परेशान हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, जो ही डीएम साहब ने इस नजारा को देखा, अपना मुंह खोला और लोगों को जो सच्चाई बताई और जो सच्चाई लोगों ने सुनी, लोग उनकी तारीफ करते थक ही नहीं रहे थे। एक दिल को छू जाने वाली, अंदर झकझोर करने वाली एक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से शहर से है, जहां पर मदन लाल का एक परिवार रहता था। मदन लाल के एक बेटे थे, मन्नू प्रभाकर, उनकी मां और 2 बहनें। ये लोग परिवार के सदस्य थे। दोस्तों, ये मदन लाल का जो परिवार होता है बेहद ही साधारण और आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। परिवार की पूरी जिम्मेदारी घर का मुखिया मदन लाल के ऊपर होता है। उनके बच्चे छोटे थे, लेकिन देखता है कि मदन लाल की पत्नी, कि उनके जो पति है उनसे जो कमाई आती है, उससे जो आमदनी आती है उनके काम के द्वारा, उनसे परिवार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी अच्छी से नहीं हो पाती है। लेकिन बच्चे का परवरिश और साथ में अच्छी शिक्षा देने की जो तमन्ना थी, जो जिद थी, वो शायद उनकी पत्नी को, मदन लाल की पत्नी को अंदर ही अंदर झकझोर रही थी। दोस्तों, जब बच्चे खुद को, अपने आप को होश संभालने वाला हो जाता है, खुद से हर काम करने वाले हो जाते हैं, तो उनकी पत्नी अपने पति से कहता है क्यों न मैं भी कुछ काम कर लूं। दोस्तों, पहले तो मदन लाल एतराज करता है कि मैं काम कर ही रहा हूं, आप बच्चे को देखभाल करिए। तो पत्नी बोलती है नहीं, बच्चे खुद को देखभाल करने लायक हो चुकी है। अगर मैं भी काम करना शुरू कर दूंगा तो शायद कुछ और पैसे इस परिवार में आ जाएंगे और बच्चे को एक अच्छी स्कूल में शिक्षा दिलवा सकती हूं। दोस्तों, मदन लाल को मना करने के बावजूद भी उनकी पत्नी काम पर जाने लगती है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा का काम करती है और पैसे लाकर अपने घर में देती, बच्चे की पढ़ाई में खर्च करती है। लेकिन वही मदन लाल, जो उनके पिता भी काम करते थे, यानी चौराहे पर बैठकर लोगों के शूज पॉलिश करते और जूते सिलते और टूटे फटे और पुराने जो स्लीपर होते हैं, चप्पल होते हैं, उन्हें ठीक ठाक करते हैं, जो टूटा हुआ होता है उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, ये उनकी काम नहीं है, बल्कि उनके पुरखे से ही सौगात कहिए या उन्हें जैसे भी कहिए, उन्हें मिला हुआ है। यही तोहफा था उनके लिए। तो वही काम अपनी ईमानदारी से, सच्ची निष्ठा से, लगन से और मेहनत से, कड़ाके की धूप में, चाहे वर्षा हो, चाहे ठंडी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, हर एक मौसम में उसी चौराहे पर बैठकर अपनी जिंदगी से बुढ़ापे तक का सफर, यानी मरने तक का सफर उनके पूर्वजों ने वही गुजारी थी और उसी काम को अब मदन लाल भी कर रहा था। लेकिन इसके जीवन में एक बदलाव था कि उनकी पत्नी भी काम कर रही थी, बस इसलिए कि उसके बच्चे को अच्छी परवरिश मिले, अच्छी शिक्षा मिले।
दोस्तों उसकी दोनों बेटा और बेटी यानी मन्नू प्रभाकर और उसकी छोटी बहन भी स्कूल साथ जाते और आते थे। लेकिन कुछ समय के बाद तंगी हालात में बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में बल्कि बेटा को प्राइवेट स्कूल में ही रखता है। कहता है कि जो भी करे, दो का तो खर्चा नहीं उठा सकते, लेकिन एक का चाहे जो भी हो उन्हें उठाना ही है। दोस्तों मन्नू प्रभाकर जिस स्कूल में पढ़ रहा होता है वो प्राइवेट स्कूल होता है और अच्छा खासा स्कूल होता है। उनका नाम पहचान भी होता है, एक बोर्ड मेंबर भी होता है उनका। एनुअल फंक्शन होता है और सभी बच्चे जो महीनों से तैयारी कर रहा होता है, एक उत्सुक होता है, जुनून होता है और उस पल का इंतजार कर रहा होता और सभी कर रहे होते, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें बताया जाता है कि स्कूल यूनिफॉर्म को छोड़ के आपके पास जो भी ड्रेस है वो पहन के आप स्कूल आ सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करिए और अपने माता पिता के साथ आइए। दोस्तों लेकिन ये जो मनु प्रभाकर होता है पढ़ने लिखने में बेहद होशियार होता है। हर एक शिक्षकों का आंखों का कहे तो तारा होता है, बहुत ही प्यारा होता है। शिक्षक के द्वारा जो भी कहा जाता है उन्हें मान लेता है और उन्हें करके आता है। और क्लास में अगर कोई टॉपर है तो वही है। अगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि स्कूल में ही टॉपर है, भले ही वो कम कक्षा में पढ़ता था, निचली कक्षा में पढ़ता था, लेकिन उसकी जो मार्क परसेंटेज था, जो मार्क्स आते थे और जो उनकी खुद का जो कैरेक्टर था, स्वभाव था, विचार था, वो सराहनीय था। इसलिए उन्हें प्रिंसिपल, चाहे शिक्षक हो, उनके दोस्तों और जान पहचान के सहपाठी हो, उन्हें बहुत ज्यादा लगाव था, प्यार था। सभी लोग मान और सम्मान देते थे। दोस्तों अब एनुअल फंक्शन आ चुका था और सभी बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ अच्छे सूट बूट और महंगे कपड़ों में उसी स्कूल के दरवाजे से अंदर जाता है। लेकिन मनु प्रभाकर भी आता है, लेकिन सूट बूट में नहीं, वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही आता है और अपने माता पिता के साथ नहीं बल्कि अकेले आता है। ये देखकर कुछ शिक्षक हैरान परेशान हो जाते हैं, कुछ तो जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दिन इतनी भीड़ भाड़ होती है, लोग इतने व्यस्त होते हैं और शिक्षक अपने ड्यूटी में इतने मगन होते हैं कि और भी ज्यादा कुछ जानने की समय ही नहीं बचता। दोस्तों जैसे ही मनु प्रभाकर अगले दिन अपने विद्यालय पहुंचता है तो एक शिक्षक जो उनसे बात अधूरी रह गई थी एनुअल फंक्शन के दिन, वो उनसे फिर दोबारा जारी करता और पूछता है कि तुम ट्यूशन कहाँ लेते हो। बोलता है कि सर मैं ट्यूशन नहीं लेता हूँ, स्कूल का पढ़ाया हुआ उसी चीज को पढ़ता हूँ और उन्हीं को अध्ययन करता हूँ। तो पूछता है तुम्हारे घर में कौन कौन है। बोलता है कि मम्मी पापा एक छोटी बहन है। फिर पिताजी क्या करते हैं, चौराहे पर बैठकर दूसरे की शूज पॉलिश करते हैं और उन्हें सिलते हैं। और माँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा का काम करता है। उसी से मेरा पढ़ाई का खर्च निकलता है, परिवार का खाना पीना और पूरे परिवार का जो परवरिश होता है उन्हें पैसों से होता है। दोस्तों एक एक बात जो उस छोटे नन्हे से बच्चे के मुंह से और शब्द निकल रहा था वो सीधे अंदर तक छू रहा था कि वो कैसे खाते हैं और किस तरह खाना को भी मैनेज करते हैं और छोटी छोटी चीजों में ही उन्हें खुशियां ढूंढते हैं और एक ही कमरे के मकान में अपनी पूरा परिवार जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन तमन्ना यह है कि वो पढ़ लिख ले और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। दोस्तों ये बात सुनते ही ये शिक्षक धीरे धीरे सभी शिक्षक को बताते हैं और हो न हो ये बच्चे पैसे के दबाव में आकर स्कूल भी छोड़ दे। लेकिन वो शिक्षक नहीं चाहता था कि ये बच्चे उनके विद्यालय से दूर हो, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। लेकिन दोस्तों ये बातें जो थी मनु प्रभाकर की, ये जो जीवन था, ये परिवार के बातें सभी शिक्षक जानने लगते हैं और ये बात किसी तरह बोर्ड मेंबर के पास चला जाता है। बोर्ड मेंबर फिर मीटिंग बैठाता और बात चलता है कि उसी के स्कूल में एक पढ़ने वाला बेहद ही होनहार छात्र है और उनका जीवन बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक है। इतना गरीब है कि आने वाले समय में वो शायद इस विद्यालय के जो आर्थिक
व्यवस्था दी गई है, जो भी फी स्टूडेंट से लिया जाता है, शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो पैसा नहीं चुका सकता है और इस वजह से वो इस विद्यालय को छोड़ सकता है। दोस्तों, इस बात की पुख्ता जानकारी के लिए बोर्ड मेंबर उनके घर जाता है, उन्हें पता करता है कि सचमुच जो बच्चे बताए हैं उससे भी बदतर स्थिति में उनका परिवार है। उनकी हालात ऐसी है कि बोर्ड मेंबर का जो सदस्य है उनके घर में एक दिन ठहर भी नहीं सकता। दोस्तों, ये बात जब सच्चाई लेकर बोर्ड मेंबर आपस में डिस्कस करते हैं, सभी शिक्षकों को बताते और समझाते हैं, तो ये फैसला लेता है कि आगे की जो भी पढ़ाई है और उनके पढ़ने में या ट्यूशन खर्च में जो भी खर्चा आएगा वो सीधा स्कूल मैनेजमेंट करेगा, बोर्ड मेंबर के द्वारा लिया जाएगा और इनकी जो भी जब तक वो पढ़ना चाहे तब तक का जिम्मा बोर्ड मेंबर उठाता है। और ये बात सभी आम सहमति से एक ही स्वर में इन्हें स्वीकार कर लेता है। इन बात से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होती है। ये बात सुनते ही शिक्षकों का जो टीम होता है उसमें लहर और खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। और शिक्षक जब ये बात मनु प्रभाकर को जाकर बताते हैं, दोस्तों जो शिक्षक बता रहे होते हैं उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, ये दुखी के नहीं बल्कि खुशी के आंसू है कि एक दिया बुझने से पहले ही संभाल लिया गया। एक चिंगारी जो चमकने वाला था उन्हें बुझने से पहले ही कोई समझ लेता है, संभाल लेता है, अपना लेता है। दोस्तों, अब मनु प्रभाकर उस स्कूल से बोर्ड परीक्षा भी पास करता है और उसी बोर्ड मेंबर के द्वारा उन्हें आगे भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों, कुछ ही समय में वो यूपीएससी का तैयारी करने लगता है और बोर्ड मेंबर उन्हें समझाता है कि यूपीएससी तैयारी करने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव होगा और अच्छी पढ़ाई करने से क्या हो। दोस्तों, कुछ ही वर्षों के बाद उसका ग्रेजुएशन फाइनल हो जाता है और ग्रेजुएशन फाइनल होने के लगभग 2 से 2.5 साल बाद ही वो यूपीएससी का पहली अटेम्प्ट करता है और उनका रिजल्ट क्लियर हो जाता है, वो भी अच्छी खासी रैंक के साथ। वह कुछ और नहीं बल्कि कुछ ही समय बाद अब वो एक जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम कलेक्टर बनने वाला था। दोस्तों, जो रिजल्ट आता है वो स्कूल वाले सीधे खुशी की इच्छा जाहिर करती है और इतनी ज्यादा खुशी होती है कि रिजल्ट आने के बाद सीधे मनु प्रभाकर अपने उसी स्कूल में पहुंचता है जिस स्कूल के मदद से आज वो चमकता हुआ सितारा बन जाता है। अब स्कूल मैनेजमेंट उनकी बड़े बड़े फोटो और होर्डिंग पूरे शहर में लगवा देता है और उनके नाम की इतनी सारी पर्चियां बांटी जाती है, इतनी ज्यादा बातें फैलाई जाती है और डीएम जो मनु प्रभाकर अब डीएम बन चुका था अपने मुंह से ऐसी बात और सच्चाई और कहानी लोगों को सुनाता है कि उनकी सफलता में ये स्कूल और स्कूल परिवार, शिक्षक और बोर्ड मेंबर कितनी अहमियत रखता है। अगर वो नहीं होते तो आज शायद वो डीएम नहीं होते। और स्कूल का भी जमकर तारीफ करते हैं। उस स्कूल की जो तरक्की था अब दिन दुगुनी और रात चौगुनी होने लगती है। दोस्तों, ये तो स्कूल की बात थी। अब मनु प्रभाकर कुछ ही समय में एक डीएम बन जाता है और डीएम का चार्ज दे दिया जाता है। डीएम बनने के बाद डीएम आवास में रहना शुरू करता है, लेकिन जो ही अपने माता पिता को उसी आवास पर रहने के लिए ले जाता है, दोस्तों ये चारों तरफ से सुरक्षा का इतना तगड़ा घेरा होता है कि एक आदमी को घर से बाहर जाना और बाहर से अंदर आना उन्हें जांच पड़ताल की जाती है। बेवजह कोई भी अंदर आ नहीं सकता है और बेवजह अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता है। तमाम एक एक बातों की जानकारी देनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, मनु प्रभाकर का पिता मदन लाल जब से खुद को संभाला है तब से लोगों के बीच में चौराहा पर और लोगों से बात करते हुए और आसपास मोहल्ले में हमेशा खुली और आजादी जिंदगी जिया है। ऐसी जिंदगी वो जिया ही नहीं है। और उनकी माँ भी एक बहुत ही खुले विचार और इधर उधर काम करने वाली बल्कि बैठकर जिंदगी गुजारने वालों में से नहीं थी। कुछ ही समय में वो डीएम आवास में बोर हो जाता और अपने बेटे से बेनर्म
होकर कहता है, मदन लाल कहता है, बेटा मैं जहां था वही अच्छा था, मुझे वही अच्छा लगता है। इस घर में अकेलापन तो लग रहा है कि मुझे काट लेगा। मन ही नहीं लगता है, दिल ही नहीं भरता है, दिल बेचैन है। इसलिए क्यों ना मैं अपने पुराने घर पर ही रहूं, वहीं काम करूं, लोगों से मिलो, बातें करूं। शायद मेरी खुशियां और मेरी जिंदगी के कुछ समय, कुछ दिन और भी बढ़ जाएंगे जब मैं वहां हूंगा। दोस्तों, लेकिन मनु प्रभाकर बार बार समझाने की कोशिश करता है कि आप काम नहीं कीजिए, मेरे साथ आराम से रहिए, खाइए पीजिए, और यहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तमाम बात कहने के बावजूद भी मदन लाल वहां नहीं रुकता और कहता है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, लेकिन मैं जहां हूं शायद मैं और भी ज्यादा खुशी रहूंगा। इतना कहने के बाद मदन लाल, उनकी पत्नी वापस आ जाते हैं और मदन लाल फिर से दोस्तों वही काम, लोगों का जूते पॉलिश करना, उसे सिलना, उन्हें ठीक ठाक करना, इसी काम को शुरू कर देता। दोस्तों अब ये जो होता है, डीएम साहब मनु प्रभाकर किसी एक विशेष काम से अपने अधिकारी और पुलिस बल के साथ एक दूसरे शहर का समय फिक्स हो जाता है, नियत समय पे वहां पहुंचना होता है। अब अपनी पूरी काफिले के साथ डीएम साहब जा रहा होता है, और जब भी उसी शहर में जाता है तो उन्हें बात मन में याद आ जाता है, और एकाएक उसी चौराहा पर गाड़ी को रोकने के लिए बोल दिया जाता है। उसमें ड्राइवर तुरंत ही गाड़ी रोक देता है और डीएम साहब गाड़ी से निकलते हैं। गाड़ी से डीएम साहब को निकलते हैं, सभी पुलिस वाले अधिकारी निकल जाते हैं और चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। डीएम साहब कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और वहीं पर जो बूढ़े व्यक्ति शूज पॉलिश कर रहा होता है, उनके कदमों में झुक जाता है और पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों ये करने पर जो दृश्य था आसपास का देखने लायक, सभी लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये डीएम साहब ने इस बेहद ही गरीब, साधारण और शूज पॉलिश करने वाले, जूते पॉलिश करने वाले व्यक्ति का पैर क्यों छू लिया। दोस्तों क्या था, सभी लोग, अधिकारी और आसपास में इकट्ठे लोग अजीब नजर से देखने लगते हैं। तो डीएम साहब कहता है कि जिन्हें आप देख रहे थे और मैंने जो किया वो कोई विशेष नहीं, बल्कि एक बेटा और बाप का रिश्ता है। जो यहाँ जूते सिलता है, जूतों का पॉलिश करता है, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा पिता है, और इसी ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया। लेकिन मेरे पिता ने, जब मैं उसे डीएम आवास में रखा, वहां सभी सुविधाएं दी, तो उन्हें वहां खुशी नहीं मिली, बल्कि खुशी के सिवा हर कुछ मिला। तो मेरे पिता ने मुझे बार बार समझाया और कहा कि मैं शायद वहां और जहां मैं रह रहा था, जिसके वजह से और जिस मेहनत के वजह से और जो मैं काम कर रहा था, उसी वजह से आज तुम डीएम बना है। मैं उस काम को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है। शायद मैं वहां रहूंगा तो कुछ दिन और भी जिंदा रहूंगा, एक लंबे समय जी भी पाऊंगा, लोगों के साथ मिलूंगा, अपनी हंसी खुशी जिंदगी लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसीलिए दोस्तों ये वहां इसलिए है कि इस काम से उन्हें खुशी मिलता है। दोस्तों डीएम साहब का ये बात सुनते ही लोग उनके खूब सारे तारीफें करने लगे, इतनी तारीफ कि वो खुद ही थक नहीं रहे थे और तारीफ करते जा रहे थे। उनके पिता का मान सम्मान उसी चौराहे पर अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, और लोग ऐसे ही उनसे गप्पे लड़ाने के लिए, बातें करने के लिए, ऐसे ढेर सारी खुशियां बांटने के लिए अब अक्सर उसके साथ बैठने लगा। और इनकी जो खुशी थी, उनके जीवन में जो खुशी था और बात था, और भी 4 गुना बढ़ गया। दोस्तों और लोगों ने जो कहा कि डीएम साहब सिर्फ एक मनुष्य नहीं, एक मानव ही नहीं, एक साक्षात कहे तो भगवान के स्वरूप है, जिन्होंने इतने बड़े पद के होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी पदवी और इतने बड़े पावर होने के बावजूद भी थोड़ी सी उन्हें शर्म और दिक्कत और परहेज नहीं हुआ कि शायद उन्हें लोग देखते हैं अपने बूढ़े और बेहद ही साधारण और इस तरह के काम कर रहे हैं जिन्हें लोग छोटे काम समझते हैं। इतना करने के बावजूद भी अपने पिता को पिता कहने से थोड़ी भी हिचक नहीं हुई, न कोई परेशानी हुआ। सीधे उन्हें पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि ये ही मेरा
पिता। दोस्तों इसीलिए लोग कहते हैं कि भले ही आप आसमान में उड़ते हो, आपकी तरक्की आसमान में हो, लेकिन पैर जमीन पर ही होना चाहिए। भले ही आप कितने बड़े हो, अपनी रिश्ते की अहमियत को समझना चाहिए, मिलकर और साथ रहना चाहिए, बल्कि बड़े होने पर छोटे को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर